हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। आपका अपने ही चैनल एम विद कोमल में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अनुसूची है, अनुसूची को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अनुसूचियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अनुसूचियों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जब संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय अनुसूचियाँ 8 थी। प्रेजेंट में अगर बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं। 22 भाग थे जब संविधान लागू हुआ था। प्रेजेंट में भी 22 भाग ही हैं और 395 अनुच्छेद थे, यानी आर्टिकल। प्रेजेंट में भी 395 अनुच्छेद हैं। अब हम लोग पूरी एक एक अनुसूचियों को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि जो 8 अनुसूचियां थी, बाद में ऐड होने वाली अनुसूचियां कब कब ऐड हुई। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, जो आपकी 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची आपकी पहले संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से ऐड हुई। 10वीं अनुसूची आपकी 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से ऐड हुई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 से ऐड हुई और 12वीं अनुसूची आपकी 74वें संविधान संशोधन 1992 से ऐड हुई। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कब कब ये बाद में जो 4 अनुसूचियाँ ऐड हुई, ये कब कब ऐड हुई। अब हम लोग एक एक अनुसूची को डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई हर अनुसूची से क्वेश्चन आता है ना कि अनुसूची 1 में क्या दिया हुआ है, अनुसूची 2 में क्या दिया हुआ है। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको उसको बताऊँगी। तो जो आपकी अनुसूची 1 है, यानी प्रथम आप बोल सकते हो या फर्स्ट बोल सकते हो, शेड्यूल फर्स्ट है, इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम और सीमा क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, देखो भाग 1, अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1, ये तीनों ही आपके संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम से जुड़ी हुई है। अनुसूची 2 में या अनुसूची द्वितीय में सेकंड शेड्यूल में आपको वेतन, भत्ता और पेंशन से रिलेटेड जो भी संवैधानिक अधिकारी हैं उनका वेतन, भत्ता और पेंशन से रिलेटेड चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मतलब जितनी चीज़ें हम मांगते हैं, जैसे 2 वेतन दो, भत्ता दो, पेंशन दो, इस तरह करके आप याद कर सकते हो। वेतन भी हम मांगते हैं, बोलते हैं हमारा वेतन दो, हमारा भत्ता दो, हमारा पेंशन दो। इस तरह से जो 2 अनुसूची है, सेकंड शेड्यूल है, वो आपके वेतन, भत्ता और पेंशन से जुड़ी हुई है। अनुसूची 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ वर्ड, दैट इज शपथ, शपथ, शपथ। जो शपथ ली जाती है अपने पद की, तो राष्ट्रपति के पद को छोड़ करके सभी पदाधिकारी अपने पद की शपथ अनुसूची 3 के आधार पर लेते हैं। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 250 सीटें हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं। अनुसूची 5 में एटीएम स्क्वायर मतलब कि ए से आसाम, टी से त्रिपुरा और एम स्क्वायर से मतलब मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों के, इन राज्यों को छोड़ करके अन्य सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 6 में एटीएम स्क्वायर, यानी यहाँ जिन राज्यों को छोड़ा गया था उन्हीं राज्यों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है, यानी एटीएम स्क्वायर राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 7 में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसमें केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों का बंटवारा, यानी कि शक्तियों को विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा 3 भागों में, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में किया गया है, जिसमें विषयों की संख्या पहले संघ सूची में 97 विषय थे, समवर्ती सूची में 47 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे। लेकिन अब संघ सूची में 100 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय और राज्य सूची में 61 विषय आते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया है कि दंड विधान या दंड प्रक्रिया आपकी समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि जो समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पे केंद्र और राज्य दोनों मतलब कानून बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची पढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची आपकी
भारतीय भाषा मतलब जितने भाषाओं का उल्लेख है हमारे संविधान में उससे रिलेटेड है तो कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले 14 भाषाओं का उल्लेख था। 21वें संविधान संशोधन 1967 से सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 से। उसके बाद BDMS यानी कि बोडो, डोगरी, मेघाली और संथाली को 92 संविधान संशोधन 2003 से जोड़ा गया। लेकिन इस भाषाओं में कहीं भी इंग्लिश का उल्लेख नहीं है, यानी कि इंग्लिश हमारी कोई भी भारतीय भाषा नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से जुड़ी हुई है। इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1991 से इस अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें भूमि सुधार, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और इस अनुसूची में जो भी विषय हैं उस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते। यानी इस अनुसूची में जो भी भूमि सुधार से रिलेटेड जो भी कानून बनाए गए वो न्याय योग्य नहीं है। 10वीं अनुसूची 92 संविधान संशोधन 1985 जोड़ी गई, जिसमें दल बदल निरोधक अधिनियम लागू किया गया। आपको पता हो, अगर आप जानते होंगे कि पहले क्या होता था कि कोई भी पार्टी जब चुनाव जीतती थी तो जो विधायक होते थे वो दल बदल लेते थे, मतलब दूसरी पार्टी में चले जाते थे और जिस पार्टी में मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाती थी वो पार्टी जीत जाती थी। तो चुनाव होने के बाद कोई अपना पार्टी ना बदल पाए उसके लिए ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 92 संविधान संशोधन से, क्योंकि इस तरह से कोई भी गवर्नमेंट फिक्स होकर के नहीं रह पा रही थी। उसके बाद आता है 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया। युंगन समिति के PK युंगन समिति के सुझाव पर इस समिति को जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर पंचायती राज व्यवस्था जो कि त्रिस्तरीय होते हैं, मतलब इसमें एक तरह से 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायत से जुड़ी हुई नगर मतलब ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई विषयों को जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था इसको संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 से मतलब इसको मिलता है, लागू होता है, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायत दिवस भी मनाते हैं। तो पंचायती जो राज व्यवस्था है जो त्रिस्तरीय, इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आती है। ठीक है, देखिए यहाँ एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार कौन है, तो बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार माना जाता है। तो बस इसमें मेन ये है कि कब इसको जोड़ा गया और किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज से ये रिलेटेड है। तो ग्राम पंचायत को ऐड करने के बाद ज़रूरत समझ में आई नगर पंचायत के लिए भी काम करने की, तो 12वीं अनुसूची जो कि 1 जून 1993 से ऐड की गई, 74वें संविधान संशोधन 1992 से इसको जोड़ा गया या इससे ये लागू हो जाती है 1 जून 1993 से। ये भी बलवंत राय मेहता समिति के राय पर ही त्रिस्तरीय बनाई जाती, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम शामिल होता है। तो इस तरह से नगर पंचायत के लिए मतलब नगर एरिया के काम करने के लिए 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन 1992 से। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। एक बार आप वीडियो और भी देख सकते हैं ज़्यादा क्लियरिटी के लिए, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि घटना चक्र में दिए हुए हैं वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आप देखोगे कि इतने ही नोट्स से आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, एक बार अगर हम रिकॉल करने की बात करें बहुत ही शॉर्ट में, तो अनुसूची 1 आपकी जुड़ी हुई है संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम और सीमा क्षेत्र से। अनुसूची 2 में वेतन 2, भत्ता 2, पेंशन 2। अनुसूची 3 शपथ 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ शपथ शपथ, तो अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के राज्यों को छोड़ करके अन्य सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को उल्लेख। अनुसूची 6 में इन्हीं राज्यों को यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। अनुसूची 7 में विधायी विषयों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच। अनुसूची 8 में भारतीय भाषाओं का उल्लेख जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 9 में भूमि सुधार। अनुसूची 10 में दल बदल निरोधक अधिनियम। अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था और अनुसूची 12 में नगर पंचायत की व्यवस्था की बात की गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ही छोटा सा चैनल है, आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है इसको आगे बढ़ने में। थैंक यू टू ऑल, बाय बाय।